हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं अपना अप्लाइड मैकेनिक्स में फ्रिक्शन चैप्टर के न्यूमेरिकल। ठीक है, तब देख लेते हैं। इसमें न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए पहले से ही लिख के रखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में मैं इसे डिक्टेट कर दूंगा। इसमें देखिए आप पढ़ सकते हैं कि ए बॉडी रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका BTUP में आ चुका है एक बार। ठीक है, तो ए बॉडी रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन रिक्वायर्ड टू पुल 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। देखिए क्या होता है, बच्चे देखते ही जैसे उन्होंने देखा कि इसमें 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है तो क्या सोच लेते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप शांति से पढ़िएगा इसे। इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम ये नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है आपकी, इसमें फोर्स जो है 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ठीक है, आपकी बॉडी इंक्लाइंड नहीं है, फोर्स इंक्लाइंड है टू द प्लेन जस्ट टू रिमूव इट। यानी ये कह रहा है एक क्षैतिज खुरदरे समतल पर एक वस्तु को खींचने के लिए 30 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है, जो कि क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाता है। और उसी वस्तु को धकेलने के लिए 25 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है, जो कि क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाता है। तो हमें ये बताना है कि वो वेट कितना होगा, यानी जो W है वो कितना होगा और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। ठीक है, आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ पा रहा है आपके। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि क्या क्या गिवन है। ठीक, तो ए बॉडी रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन रिक्वायर्ड टू पुल 20 न्यूटन। तो देखिए इसमें आपको साफ समझ में आ पा रहा है कि इसमें केस दो है हमारे पास। केस फर्स्ट है जिसमें कि हम लोग हमारे पास जिसमें कि हम लोग पुल यानी खींच रहे हैं, और केस सेकंड है एक हमारे पास जिसमें कि हम लोग धकेल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए डायग्राम यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग फटाफट। डायग्राम ही मेन है इसका। तो आपकी एक बॉडी है। अच्छा, ये वाली बात तो निश्चित हो रही है आपको कि इसमें पूछा क्या है। इसमें आपसे वेट पूछा, उस बॉडी का वेट क्या होगा, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। ठीक है, ये दो चीजें आपको पूछी हैं, और गिवन आपको हैं जो चीज, वो बॉडी को आप खींचो चाहे ढकेलो, लेकिन फ्रिक्शन कोफिशिएंट और वो बॉडी का वेट तो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब बात को समझिए जरा ध्यान से। हम यहाँ पर फिगर बना रहे हैं, दोनों ही देख पा रहे हैं आप लोग शांति से। तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक बॉडी है हमारी, यहाँ पर भी एक बॉडी मान लेते हैं हम लोग। तो आप देखिए इसमें कह रहा है कि 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। यानी एक हमारा फोर्स है जो कि 20 न्यूटन इंक्लाइंड है 30 डिग्री पर। 20 न्यूटन का फोर्स है और ये इंक्लाइंड है 30 डिग्री पर, 30 अंश पर। ठीक है, इसे हमें खींच रहे हैं, तो इसका वेट जो है, वेट तो हमेशा नीचे लगता है, वेट तो हमें पता ही करना है, तो हम वेट अपनी तरफ से मान लेते हैं कुछ W। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए वेट, आप चाहे बॉडी को खींच रहे हो चाहे ढकेल रहे हो, वेट तो हमेशा नीचे लगेगा, दैट इज W। ठीक, अब आप यहाँ पर ऐसे खींच रहे थे। आगे इस वाले में क्या कर रहे हैं हम लोग, आगे क्या हो रहा है, कॉम्पोनेंट वगैरह हम बाद में देखेंगे। पहले जो क्वेश्चन है पहले हम वो बना लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब एंगल देखिए चेंज नहीं किया इन्होंने, एंगल अभी भी हमारा 30 है, और अब ये फोर्स चेंज कर दिया 25 न्यूटन। देख पा रहे हैं आप लोग, 25 न्यूटन अब फोर्स हो गया है। अब हम आगे बात देख लेते हैं अब क्या होगा। अब देखो यहाँ पर बात को समझना है कि ये जब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉडी कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब जब फोर्स इस तरफ लगाएंगे, अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा तो बॉडी इस तरफ चली जाएगी, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन यहां हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्यों भाई, बिल्कुल क्लियर बात है। तो इससे हमें एक बात क्लियर हो गई कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो हमारी ऊपर लगेगी, हमेशा ऊपर लगती है नॉर्मल रिएक्शन। तो ऐसा नहीं है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कुछ और लग रही है, और यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन कुछ और जरूर लगेगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ R डैश मान ले रहे हैं, यहाँ पर हमने R मान लिया, यहाँ पर कुछ R डैश मान लिया। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन कुछ ज़्यादा होगी क्योंकि हम इसे दबा रहे हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब यहाँ फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये मैंने आपको इसलिए R पहले बता दिया क्योंकि यहाँ पर हम लोग μ R लिखने वाले हैं। अब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, यानी फ्रिक्शन फोर्स इसमें इस तरफ लगेगा, दैट इज
म्यू आर डैश। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है यहाँ तक बिल्कुल सही तरीके से। अब आगे आप देख लीजिए करना क्या है आपको कि ये जो फोर्स है ना हमारा 20 न्यूटन टेढ़ा वाला, तो इसके हमें कंपोनेंट करने हैं। तो कंपोनेंट इसके दो डायरेक्शन में हो जाएंगे। इसका डायग्राम पेपर में बन के नहीं आया है, 90 डिग्री पर हम इसके कंपोनेंट कर ले रहे हैं। तो आप देखिए मैंने बताया था जिस डायरेक्शन में एंगल बनता है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस के साथ आता है। तो यहाँ कॉस आ जाएगा 20 cos 30 और इसका नाम हो जाएगा 20 sin 30। क्यों भाई? इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए इसके कंपोनेंट यहाँ होंगे। देखिए नीचे नहीं हो सकते कंपोनेंट, इस तरीके से किए जाते हैं, फोर्स बीच में फंसे तो कि ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल 30 होगा। तो ये आपका यहाँ पर जेड बन गया, देख रहे हैं आप लोग, एकांतर कोण हो गए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस वाले फोर्स का नाम, ये जो एरो है 25 cos 30 और 25 sin 30। देखिए आपने इतना काम कर लिया तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपका बिल्कुल निपट चुका है, कुछ भी इसमें बाकी नहीं रह गया है। तो बस हमें इक्वेशन बनानी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर लगानी है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, उसने हमसे ये कहा है कि बॉडी चल नहीं रही है, बस चलने की स्टेट में आने ही वाली है, यानी लिमिटिंग कंडीशन है, तो हम उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही मानते हैं। तो इसमें भी हम एट इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख लेंगे। ठीक, तो आप लगा लीजिए, आपको पता है कि समेशन एच बराबर 0 होता है, यानी बाएं जाने वाले बराबर दाएं जाने वाले। तो आप देखिए बाएं में कौन जा रहा है, बाएं में आप म्यू आर जा रहा है और दाएं में कौन जा रहा है 20 cos 30 जा रहा है। ठीक, तो इसी तरीके से आप देखिए cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 10√3 आ जाएगा। ठीक है, 2 से कट गया तो म्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 10√3, इसे हमने समीकरण 1 डाल दिया। इसी तरीके से समेशन v बराबर आप लोग 0 लगा लीजिए। समेशन v बराबर 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ऊपर जाने वाले बराबर नीचे जाने वाले, तो आप देख पा रहे हैं कि w इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए w नीचे आ रहा है और दो लोग ऊपर जा रहे हैं, r और 20 sin 30। ठीक है, तो r प्लस 20 sin 30 और sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये 10 हो गया, यानी r प्लस 10, यानी w की वैल्यू आ गई r प्लस 10। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए w चाहिए, तो r को आप एलिमिनेट कर दीजिए, r की वैल्यू वहाँ लगा दीजिए। तो यहाँ पर इसे समीकरण हमने 2 डाल दिया। ठीक है, अभी हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसे और देख ले रहे हैं, क्योंकि हमें r चाहिए ही नहीं, तो हमें यहाँ पे w के टर्म में लेके आएंगे तो r की वैल्यू यहाँ से आपको दिखाई दे रही है w माइनस 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ फ्रॉम, आई थिंक आप देख पा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए जरा कि वैल्यू में यहाँ पर लगा रहे हो तो म्यू टाइम्स आर की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे तो w माइनस 10 हो जाएगी ना, w माइनस 10 इज इक्वल टू 10√3। ठीक है, इसे कुछ मैंने समीकरण 3 दे दिया। क्लियर हो रही है आई थिंक बात आपको। अब इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें देख लीजिए यही कंडीशन, इसमें लगा दीजिए कि समेशन h बराबर 0, तो दाएं जाने वाले बराबर बाएं जाने वाले, तो देखिए दाएं कौन जा रहा है म्यू आर डैश और इस तरफ कौन जा रहा है 25 cos 30। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, cos 30 कितना होता है √3/2। तो आप देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 12.5√3 और ये आ गया म्यू आर डैश, और इसे हमने कुछ समीकरण 4 दिया। इस तरीके से समेशन v इक्वल टू 0 आप लगा दीजिए, तो ऊपर जाने वाले बराबर नीचे जाने वाले, तो देखिए ऊपर कौन जा रहा है, ऊपर केवल r डैश जा रहा है और नीचे कौन कौन आ रहा है w प्लस 25 sin 30 आ रहा है नीचे। तो आप देखिए w प्लस sin 30 वैल्यू 1/2, तो ये 12.5 आपको यहाँ से भी मिल गया, r डैश समीकरण 5 हो गया। तो r डैश की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, तो म्यू w प्लस 12.5 इज इक्वल टू 12.5√3। इसे मेरे को समीकरण छटा दिया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो आपने यहाँ तक देखिए कर लिया ये क्वेश्चन। तो आप इसमें देखिए आप साफ दिखाई दे रहा है आपको कि अगर हम दोनों इक्वेशनों को आपस में डिवाइड लगाते हैं तो म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा, w की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 6
ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमारा सवाल बिल्कुल कंप्लीट तरीके से हो चुका है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप इसे किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं आगे। 10 इज इक्वल टू 10√3 अपॉन म्यू टाइम्स W प्लस 12.5 इज इक्वल टू 12.5√3। देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, म्यू से म्यू चला गया। अब देखिए 12.5W माइनस 10 इंटू 12.5 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए क्लॉस का, तो 10W प्लस 10 इंटू 12.5। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्लस का 10 इंटू 12, यहाँ साइन माइनस का 10 इंटू 12.5, तो उधर जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये, तो 2 टाइम्स 10 इंटू 12.5। देखिए अब कैलकुलेशन का मैटर है, आप कैसे भी कर लीजिए। 10 प्लस का इस तरह माइनस आएगा तो 12.5 में से 10 रुपये जाएंगे तो 2.5 रुपये बचेंगे, 2.5W। ठीक है, अपने अपने तरीके हैं कैलकुलेशन करने के। 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 और 10 दाई 100, यानी W की वैल्यू आगे देखिए 100 न्यूटन। मैं चाहता हूँ कि कम से कम जगह में सवाल हो, ठीक है, जगह भरना मेरा उद्देश्य नहीं। तो W इक्वल टू 100 न्यूटन हमारा आ चुका है बहुत ही आसानी के साथ। अब देखिए W की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में लगा दीजिए, 3 या 6 में। तो जैसे ही आप वैल्यू लगाएंगे तो इसमें देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 6 या फ्रॉम इक्वेशन 3, आप कैसे भी कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू को बहुत आसानी के साथ। तो यहाँ पर आपकी म्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.192। म्यू की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.192, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आएगी। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसे कैलकुलेट करके 0.192 ही आएगी। कुछ भी नहीं करना है, W की वैल्यू इसमें लगा देनी है, इसमें लगा दो चाहे इसमें लगा दो, 3 में या 6 में, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो आपके पास दोनों ही आंसर आ चुके हैं, W का भी आंसर आ चुका है बिल्कुल सही और म्यू का भी आंसर बिल्कुल सही आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, उसे आप लोग करके दिखाइएगा। ए बॉडी ऑफ वेट, ये आपको घर से करके लाना है। ए बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन is just moved by a force of 60 Newton as shown in figure. Determine the coefficient of friction, coefficient of static friction between the block एंड द फ्लोर। ठीक है, तो आप देखिए हिंदी वाले छात्र भी इसमें देख लें। ए बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन, एक बॉडी, एक वस्तु जिसका भार 300 न्यूटन है पर 60 न्यूटन बल चित्र के अनुसार लगाया गया है। घर्षण गुणांक या आप कह सकते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू की गणना कीजिए जो ब्लॉक और सतह के मध्य है। ठीक है, तो कुल मिला के म्यू आपसे पूछ रहा है। इसका फिगर देख लीजिए फटाफट, फिगर इसका कैसे बन रहा है।
ये क्वेश्चन आपको करना है, कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं है, ये भी आपका पेपर में आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये 60 न्यूटन लग रहा है और यहाँ से जो एंगल है ना ये आपका 15 डिग्री है, 15 डिग्री। ठीक है, और इसका जो वेट है, इतनी चीज़ बन के आई है, इसका वेट जो है वो 300 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। अब आगे आपको खुद बनाना है, आपको पता है इसकी मोशन ऑफ डायरेक्शन, मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ होगी, है ना। तो घर्षण बल इधर लगेगा, ऊपर आर लगेगा, इधर म्यू आर लगेगा, बाकी इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। आप करके दिखाइएगा, म्यू की वैल्यू मुझे बताइएगा और आपका आंसर अगर आ जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिएगा, तो पता चलेगा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए आप सॉल्व करिएगा इसे, फिर आंसर बताते हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।